Hello guys, welcome back to my channel and in today's video we are gonna cover the chapter 2 of Indian economics। मतलब आप VKOD फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर 2 एंड अगर आप NCERT फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर 2 का एक पार्ट 1। मतलब इस चैप्टर में केवल हम लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बाकी अलग अलग सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग VKOD के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 एंड NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 का एक पार्ट 1 करने वाले कवर, दैट इज़। और चैप्टर 2 का नाम क्या है वैसे? इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। मतलब 1947 तक का तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से लेकर 1990 तक हम लोग की इकोनॉमी में क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाए गई, क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए और हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या ड्रॉबैक्स थे, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो विदाउट स्पीकिंग एनी मोर लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो पहले हम लोग एक चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि मतलब इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है नीड फॉर 5 ईयर प्लान्स। मतलब कि 5 ईयर प्लान्स को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी इंडिया में। एंड दूसरा चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वाई इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। Okay, so first of all let's take a look at some important terms and concepts related to this chapter। तो सबसे पहला जो हम लोग का टर्म आता है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कि नेशन की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करना। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज तो स्केर्स होते हैं, है ना, रिसोर्सेज कुछ है लेकिन काम तो इतने सारे करने हैं। तो इसलिए हम लोग नेशन की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उन रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग को एक इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन फ्रेम करनी होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। ठीक है, नेशन की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद प्लानिंग कमीशन। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था और तब उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थे कंट्री के। और ये जो प्लानिंग कमीशन है ये 2015 में नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस हो गया। मतलब पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर 2015 में वो नीति आयोग बन गया। और इसका काम क्या रहता है? इट सजेस्ट द पॉलिसीज़ टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ जो है वो हमें नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन बताता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो अगर प्लानिंग इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर दोनों को ध्यान में रख के किया जाए तो वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहलाती है। इकोनॉमिक स्फीयर मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक स्फीयर में आ जाता है आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड। अगर इन सब को ध्यान में रखा गया तो वो हुआ इकोनॉमिक स्फीयर। और अगर हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग की बात करें तो ये सब आया हमारे सोशल स्फीयर में। तो अगर हम लोग प्लानिंग इन दोनों चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टर्म इज़ 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया में सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था और सबसे लास्ट 2012 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2017 से 5 ईयर प्लान्स वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये 5 ईयर प्लान्स लॉन्च नहीं होते और ये 5 ईयर प्लान्स हम लोग ने सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया था। मतलब कि उस टाइम पे रशिया और उसके आसपास की कई सारी कंट्रीज़ जैसे कि कज़ाकिस्तान वगैरह मिला करके एक सोवियत यूनियन एक पूरा होता था, एक कंट्री। ठीक है, उसके बाद जो 5 ईयर प्लान्स के अंदर प्लान डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उसके दो पार्ट्स बेसिकली हम लोग कहते हैं हम लोग कह सकते हैं कि होते थे। पहला होता था, पहले पार्ट में क्या बताया जाता था कि हम लोग को इन 5 सालों के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ठीक है, मतलब जिन 5 सालों के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं उन 5 सालों में हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। और दूसरे पार्ट में बताया जाता था लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो कई सारे 5 ईयर प्लान्स में कॉमन होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स, वो हम लोग को जो अचीव करने हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग रन वाला पार्ट होता था उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते थे। ठीक है, तो प्लान डॉक्यूमेंट्स के 2 पार्ट्स होते थे, एक जो 5 ईयर के लिए करना है, एक जो लॉन्ग रन के लिए। और जो लॉन्ग रन वाला होता था उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान्स भी कहते थे। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि MCQ में कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम लोग इनको कहते थे। तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग हम लोग PC महालनोबिस को कहते थे। तो वो मतलब इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में प्लानिंग की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि हम लोग ने 1947 वाले चैप्टर में पढ़ा
कि हमारी इकॉनमी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब मैंने क्या बताया था कि देयर वाज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, एंड बैकवर्ड मतलब कि पर कैपिटा इनकम कंट्री की बहुत लो थी। तो इन सब कारणों से प्लानिंग की तो बहुत ज़रूरत थी कंट्री में। उसके बाद नीडेड बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कंट्री को और कंट्री की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश चाहिए था इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो उन लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। इसलिए बहुत बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था इकोनॉमी में, और वो पुश गवर्नमेंट ही दे सकती थी। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि उस टाइम पे ना तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास उतने रिसोर्सेज थे, उतनी इनकम थी उन लोग की, और दूसरी चीज़ अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते या प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते तो उन लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देखते। लेकिन उस टाइम पे कंट्री में सोशल वेलफेयर की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट ही देख सकती थी, और इसीलिए उस टाइम पे वो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए था। ओके, सो आई होप कि इकोनॉमिक प्लानिंग आपको क्लियर होगा, प्लानिंग कमीशन क्लियर होगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्लियर होगा, 5 ईयर प्लान्स क्लियर होंगे, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर और सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन। मतलब कि एक इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और एलोकेशन का सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। प्रोडक्शन के सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, यूजिंग व्हाट टेक्निक द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके करना है कि कैपिटल इंटेंसिव। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा कंट्री में तो डेफिनेटली हम लोग लेबर इंटेंसिव करेंगे, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ होती है, और सब कुछ हर एक मेजर को ध्यान में रखते हुए हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग को प्रोडक्शन कैसे करना है, हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि द वे पीपल विल गेट रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विस। अब जो लोग होते हैं वो प्रोडक्शन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। और 4 फैक्टर सर्विसेज होती हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड I guess capital, हाँ, if I'm not wrong, and if I'm wrong then please comment me down and tell me कि क्या करेक्ट है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वैसे आई एम 202% श्योर नाउ कि वो सही बोल रही हूँ मैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये होती हैं हमारी 4 फैक्टर सर्विसेज, और इसके बदले में क्या और कैसे रिवॉर्ड देना है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्शन से इनकम आई उसको अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग्स दोज हु कंट्रीब्यूटेड इन प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एलोकेशन। एलोकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने हैं, मतलब कि जो कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन लोग को हमको किन गुड्स के प्रोडक्शन की टूवर्ड्स एलोकेट करना है, ये हम लोग देखते हैं एलोकेशन में, ठीक है। तो प्रोडक्शन में गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो भी फैक्टर सर्विसेज दिए हैं लोग उनको हम लोग रेम्यूनरेशन कैसे देंगे या फिर रिवॉर्ड कैसे देंगे, एंड एलोकेशन में कौन से गुड्स हम लोग को कंट्री में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो वर्ल्ड में पूरे 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं। मतलब कि कंट्री में प्रोडक्शन जो भी हो रहा है या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको पूरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड होगी कंट्री में वही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो अपना प्रॉफिट देखेंगे ना, उन लोग सोशल वेलफेयर थोड़ी ना देखेंगे। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, क्या एलोकेट होगा, क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ये सब देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब अगर हम लोग इस सिस्टम के मेरिट की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, और जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, और डीमेरिट की बात करें तो अब तक तो समझ गए होंगे कि सोशल वेलफेयर इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब कि लोगों के वेलफेयर को इस सिस्टम के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है,
जो कि बहुत गलत है और इसलिए ये सिस्टम बहुत ही कम इकोनॉमीज़ में फॉलो होता है। नेक्स्ट आता है अपना सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको गवर्नमेंट ओन करती है या फिर पब्लिक सेक्टर ओन करती है। अब गवर्नमेंट ओन करती है तो डेफिनेटली उनका पर्पस तो सोशल वेलफेयर का ही होता होगा कि जो इकोनॉमी के पुअर सेक्शंस हैं या फिर बैकवर्ड सेक्शंस हैं उन लोग का भी भला हो और पूरी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। उनका बेसिक पर्पस ये होता है, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम के मेरिट की बात करें तो डेफिनेटली वो सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है, इक्विटी प्रमोट करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करता है। और अगर डीमेरिट की बात करें तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग इकोनॉमी मतलब लोगों के सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ कम होती है। नेक्स्ट आता है अपना मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इंडिया ने भी अप्लाई किया था और वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज़ में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही फॉलो होता है। इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर मिल के ओन करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो गुड्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है ये मार्केट फोर्सेस तो डिटरमाइन करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है। मतलब जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ के केस में, जैसे कि जो सबके लिए नेसेसिटी है, जैसे फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है एंड एक सर्टेन लिमिट तक की प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाता है टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मेरिट क्या होता है कि इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मेरिट्स आ जाते हैं। कैपिटलिस्ट का जीडीपी ग्रोथ और सोशलिस्ट का सोशल वेलफेयर। बट इसमें डीमेरिट भी होता है। वो क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यूजुअली करप्ट होती हैं, करप्शन बहुत होता है, तो इसलिए यूजुअली जो वो बेनिफिट्स पहुंचाना चाहती हैं वो बेनिफिट्स पहुंच नहीं पाते उन लोग तक जिनको इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये हो गए हमारे 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे मैंने गलती से इकोनॉमिक की जगह इकोनॉमिक में ई की जगह आर लिख दिया है, तो जस्ट प्लीज़ इग्नोर इट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में जब प्लानिंग हुई तो कौन कौन से गोल्स थे तो जो लोग अचीव करना चाहते थे या जो हमारे प्लानर्स चाहते थे कि हमारी कंट्री में अचीव हों। वो था पहला जीडीपी ग्रोथ, या फिर कह सकते हैं ग्रोथ भी, और ग्रोथ यूजुअली इकोनॉमिक्स में सिग्निफाई जीडीपी ग्रोथ को ही करता है। अब जीडीपी ग्रोथ को ही क्यों करता है, क्योंकि जब जीडीपी ग्रो होती है उसका मतलब है कि कंट्री में आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जीडीपी क्या होती है, इट्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो जब जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कंट्री में आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है मतलब कि कंट्री में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है, और जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ करता है तब होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ ना 2 तरीके से हो सकती है। पहला तो हम लोग नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करें कंट्री में, तो जिससे हमारा रिसोर्स बेस बढ़ेगा और हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरा, हम लोग नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, तो इससे जो टेक्नोलॉजी जब हम लोग नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 2 तरीके से हो सकती है, या तो रिसोर्स बेस इंक्रीज़ करें या तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। ये हो गया अपना जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब कि वही जो हम लोग ने सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि हम लोग इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो इसको हम लोग एक टर्म में कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग ने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया और बदले में उसने काफ़ी सारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया और हम लोग को सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने में हेल्प किया, ओके। अब इनिशियली जब मॉडर्नाइजेशन लाया गया था तब प्लानर्स ने सोचा था कि मॉडर्नाइजेशन विल कॉम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब कि जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में क्या होगा कि हमारी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा
लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो पहले ऐसा सोचा गया था, तो यही सोचा गया था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। बट बाद में क्या देखा गया कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में लोगों की कम ज़रूरत होती है। अब जब मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कम लोगों की ज़रूरत होगी देन एज कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो बाद में यही देखा गया कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर मॉडर्नाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पीछे रह जाता है और तब होती है हमारी जॉबलेस ग्रोथ। मतलब कि हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन कंट्री में जॉब्स ग्रो नहीं कर रही, तो इट्स कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन था इंडिया में, उसका एक सोशल एंगल भी था। मतलब कि कहीं ना कहीं प्लानर्स चाहते थे कि लोगों के माइंडसेट में भी मॉडर्नाइजेशन हो, वो पुराने ख्यालों से बढ़ के अपने ख्यालों को और मॉडर्नाइज करें। जैसे कि पहले क्या था, गर्ल्स एजुकेशन को फेवर नहीं किया जाता था, तो प्लानर्स चाहते थे कि उन लोग इन सब ख्यालों को पीछे छोड़ें और मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ें, गर्ल्स को भी पढ़ाएं, गर्ल्स को भी लिखाएं और उन लोग भी आगे जाके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने और अपनी फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करने में उन लोग भी हेल्प करें। तो ये हो गया हम लोग का सोशल एंगल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम लोग किसी पे फिनेंशियल रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट नहीं है, और सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि हम लोग एसेंशियल सप्लाईज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हो गया फूड ग्रेन्स या फिर हमारे कुछ फ्रूट्स हो गए या कोई भी एसेंशियल सप्लाई के लिए हम लोग अगर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो हो जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। और अगर हम लोग मॉनेटरी रिसोर्स जैसे कि लोन वगैरह के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो हो जाता है हमारा सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो प्लानर्स यही चाहते थे कि हम लोग सेल्फ रिलायंट भी हों और सेल्फ सफिशिएंट भी हों, क्योंकि अगर हम लोग सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे ना तो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगी, उन लोग हम पे पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगी और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगी। जैसे ऐसा एक बार हो चुका है 1965 में। तब हम लोग उतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग यूएस से फूड ग्रेन्स बहुत इम्पोर्ट करते थे। तो 1965 में यूएस ने कह दिया कि हम आपको फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे अगर आप अपना पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं बंद करोगे। मतलब उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का कोई वॉर चल रहा था, तो यूएस ने कह दिया कि हम आपको फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं बंद करोगे। तो ये कहीं ना कहीं यूएस ने हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, हम पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सेल्फ रिलायंट भी हों और सेल्फ सफिशिएंट भी हों। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। तो इकोनॉमी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच जो है वो और रिच होता जाए और पुअर जो है वो और पुअर। ऐसा आजकल एक्चुअली हो रहा है कि रिच तो रिचर होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इक्विटी मतलब क्या हुआ कि जैसे सोशली सब इक्वल होने चाहिए, कास्ट के बेस पे ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या फिर इकोनॉमी में ऐसी दो क्लासेस नहीं होनी चाहिए, रिच और पुअर, और उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो वो होता है हमारा इक्विटी। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंट्री के हर एक इंडिविजुअल को पूरा हक है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करे, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। तो अभी हम लोग ने ये जो 4 पॉइंट्स पढ़े, इन चारों पॉइंट्स में हम लोग को एक चीज़ दिख रही है कि प्लानर का एक मेन फोकस था, और वो फोकस क्या था कि वो सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को चाहते थे कि उनकी बेटर लाइफ हो, उनकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो। और इस माइंडसेट को, मतलब कि ये जो प्लानर्स चाहते थे कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो ग्रोथ हो रही है, ये नहीं कि एक ही सेक्शन की ग्रोथ हो रही है, हर एक सेक्शन की ग्रोथ हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। Now, let's move on to the last topic and that is achievement of goals। मतलब अब हम लोग ने ये सब goals तो सोच लिया कि हाँ हमें ये अचीव करना है, ऐसे अचीव करना है, लेकिन हम लोग ने इसमें से क्या क्या गोल्स अचीव किए। तो बेसिकली जो ये हम लोग का 1950 to 1990 वाला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स का,
इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग हर एक सेक्टर में स्पेसिफिकली अलग से एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए इस टाइम पे और उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ऐसे ही इंडस्ट्री में ऐसे ही ट्रेड में। बट इस वाले पार्ट में और इस वाले वीडियो में केवल हम लोग एक ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या गोल्स हम लोग ने अचीव किए। ओके, तो सबसे पहला है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। तो अब जब हम लोग के इकोनॉमी में थोड़े रिफॉर्म्स आए तो जो इकोनॉमिक स्टेगनेशन आ गया था, मतलब कि जो लोगों की इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम होने लग गया, लोगों की इनकम ग्रो करने लग गई। और मतलब जो ग्रोथ मतलब 1950 के पहले जो 0.5% ग्रोथ होती थी जीडीपी में, वो 7th प्लान के एंड तक 5.8% हो गई। मतलब कि इतनी ग्रोथ हुई है हमारी नेशनल इनकम में। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑफ 5-year प्लान्स। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब कि इंडिया में और ज़्यादा कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ खुली इस टाइम पे, जिस कारण हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए और एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 रिफॉर्म्स आए, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि जैसे पहले ज़मींदारी सिस्टम था तो उसको अबॉलिश किया गया, लैंड के रेंट को रेगुलेट किया गया, और ऐसे बहुत सारे हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल में बेसिकली रिलेटेड है ये ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसमें हम लोग की HIV सीड्स आए। ठीक है, तो इन सभी रिफॉर्म से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम किसी अदर नेशन पे एसेंशियल सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट नहीं थे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारी कंट्री में ये सारी फैसिलिटीज़ भी डेवलप होना शुरू हो गई थी 1950 to 1990 में। उसके बाद नेक्स्ट आया अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी पहले हम लोग ने इकोनॉमिक पढ़ा था, अब हम लोग सोशल पढ़ रहे हैं, और सोशल में क्या क्या आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, तो हमारे कंट्री का हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हुआ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर हुआ, और हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हुई इसलिए जो हमारा डेथ रेट था वो भी कम हो गया, प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले तो हम लोग बस प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करते थे, जैसे हम लोग को ब्रिटिशर्स लूट रहे थे। बट अब हम लोग भी कुछ फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने लगे, कुछ मतलब इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कि आयरन और स्टील के बने हुए गुड्स भी एक्सपोर्ट करने लग गए, जिससे कि हमारी इकॉनमी ग्रो की, हमारी GDP ग्रो की। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो या और उसके बाद पता है मतलब ओके, मैं पहले कहने वाली थी वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन एक पॉइंट बच गया। ओके, वो है कि कुछ डार्क स्पॉट्स या फिर कुछ मतलब कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स या कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं अचीव कर पाए और जो हम अचीव करना चाहते थे इन 40 ईयर्स के टाइम स्पैन में, 1950 से 1990 तक। वो क्या था, पॉवर्टी। हम लोग कंट्री से पॉवर्टी को नहीं हटा पाए। इन्फ्लेशन, हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट, हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाए कि कंट्री के सारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। दूसरा लास्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और जो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होता है ना, वही हमारी ग्रोथ प्रोसेस में मोमेंटम लाता है। तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हमारी ग्रोथ प्रोसेस में भी उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। तो अगर हमसे कोई ड्रॉबैक्स पूछे तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब फाइनली ये हमारा लास्ट टॉपिक था एंड इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टू यू वेरी वेल, एंड yes, that's it for this video. If you like the video, then you know what to do, and yeah, just thank you and keep fighting and keep supporting me. And if you like the video, then stay tuned for more upcoming videos like this. And yeah, thank you.